बात करते हैं जेफरीज की रिपोर्ट की। जेफरीज ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि अब वो समय खत्म हो रहा है जिसमें यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था कम ब्याज दर और कम महंगाई पर टिकी थी। अब अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट और कम महंगाई का दौर खत्म हो चुका है। इसकी जगह एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें ब्याज दरें जो हैं वो ऊंची रहेंगी और महंगाई स्थायी रूप से थोड़ी ज्यादा बनी रहेगी। रिपोर्ट का कहना है कि कोविड-19 के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन में जो बदलाव आए हैं वो स्थायी यानी परमानेंट हो सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी और ट्रेड को लेकर टक्कर है, आगे और इसमें तेजी होगी। इसका असर ग्लोबल निवेश और सप्लाई चेन पर पड़ेगा। प्रवीण सर, ऐसे में निवेशकों और पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार के सामने इस वक्त पूरा का पूरा जो एक, और जिसकी बात मैं आपको बताऊं, कल हम बात कर रहे थे इसी चीज़ की जिसका रघुराम राजन ने भी जिक्र किया है जी। उन्होंने जो बात कही है दरअसल वैसी सी ही बात कुछ जेफरीज की रिपोर्ट में भी कही गई है। रघुराम राजन ने ये कहा था कि हमको रिएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, भारत को इस वक्त प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। हमको अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह का बनाना पड़ेगा जहाँ पे कि एक स्टेबिलिटी नज़र आए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, जहाँ पर कि एक टैक्स रिजीम ऐसी हो जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थिरता हो, ताकि इन्वेस्टर जो आए, क्योंकि देखिए इस वक्त जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ है जिसकी बात जेफरीज की रिपोर्ट में भी कही जा रही है कि पूरी दुनिया, चाहे रूस यूक्रेन की जंग हो, चाहे अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर हो, इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। अब दुनिया के पास मौके कहाँ हैं? रघुराम राजन ने भी ये बात कही और जेफरीज भी, देखिए बराबर एक जैसी सी बातें हमको जानकारों की तरफ से सुनने को आती हैं। दोनों ये बात कह रहे हैं कि भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। खुद रघुराम राजन ने भी ये कल बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत के पास इस वक्त एक बड़ा मौका है, बस आपको प्रोएक्टिव होकर काम करना, आपको सही फैसले उठाने इस वक्त तेजी के साथ। यही बात जेफरीज कह रहे हैं कि आपको अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको तेजी से डेवलप करना होगा, सही पॉलिसी इनिशिएटिव्स इस वक्त उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जो हाई इंटरेस्ट रेट है और बढ़ती महंगाई, इसका शिकार इस वक्त दुनिया है। और अगर ट्रेड को लेके जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो जारी रहीं तो एक स्टैगफ्लेशन का भी दौर दिखाई दे सकता है। जी। अब सर एक और रोचक जानकारी इसमें ये आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो तकरार है वो बढ़ते हुए दिख सकता है। अब उसी के साथ इस कहानी में जोड़िएगा चीनी स्टूडेंट्स वाला मामला भी कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में देखिए अमेरिका में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं और जो जिसको डिस्कस करना बेहद महत्वपूर्ण है। जेफरीज की और रघुराम राजन की बात हमने की। कोर्ट की फटकार और चीनी कोर्ट ने, अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की जो टैरिफ की जो पॉलिसीज़ हैं उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उस पर फैसला दिया है कि ये टैरिफ आप लागू नहीं कर सकते। ये कहा गया है 7-8 जो हैं वो याचिकाएं यूएस कोर्ट्स में हैं जहां पे कि ट्रंप के जो टैरिफ जो रिजीम नई लाना चाहते हैं उसको लेके फैसला देने की मांग की गई, उसके खिलाफ लोग कोर्ट पहुंच गए हैं। उसमें यह कहा गया है और जो पिटीशन है उसमें यह कहा गया है कि ये ट्रंप का क्या ओवर रीच है, क्या वो इस फैसले को ले ही नहीं सकते जो फैसला उन्होंने लिया है टैरिफ इतने ऊंचे लगाने के। अब उसमें एक बात ये भी आ रही है कि भले ये सब सारी चीज़ें कोर्ट का फैसला है लेकिन तब भी ट्रंप 15% का टैरिफ और अगले 90-100 दिन तक इस टैरिफ को लगाए रख सकते हैं। तो कुल मिला के पहली जो बड़ी चीज़ है अमेरिका से जो निकल के आ रही है वो ये है कि कोर्ट का ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगा है टैरिफ को लेके। अब क्या ट्रंप कोर्ट की बात सुनेंगे और टैरिफ पे अपने पैर पीछे खींचेंगे, ये एक देखने की बात है। जिसमें भारत पर भी 26% टैरिफ है जी, चीन पे भी लंबा चौड़ा टैरिफ 30% का फिलहाल जो सस्पेंड किया है टैरिफ उसके बाद भी 30% टैरिफ है सर। दूसरी बात जो है और जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो है क्या चीन और अमेरिका के बीच में अब और जंग गहराने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो लग रहा था जहाँ पे कि टैरिफ को लेकर दोनों देश रजामंद हुए कि ठीक है साहब हम 115% टैरिफ वापस ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। और जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने ये कल इस बात का मतलब ऐलान किया, बल्कि आज तड़के सुबह ऐलान किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम चीनी स्टूडेंट्स के वीज़ा रिवोक करने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे
जो कि या तो बहुत क्रिटिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या जिन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएट होने के लिंक निकल के आते हैं। प्रवीण सर, न्यूज़ रूम में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके साथ, आप इसके पीछे कह रहे थे कि चीनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और अच्छी खासी R&D पर फोकस करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर वापस लौटते हैं अपने देश में और उसी का रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो यूएस का जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होता है। ये वाला मामला क्या है, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाइए हमारे। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है, चीन का सबसे ज़्यादा नंबर में चीनी स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर संभवतः भारतीय स्टूडेंट हैं। जी, मतलब दोनों देशों का एक नेक टू नेक फाइट रहती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यूएस में पढ़ रहे हैं। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, मोटे तौर पर अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, बहुत एक सरल मैं भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत के जो स्टूडेंट्स जो अमेरिका के हार्वर्ड है या MIT है या दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, वो अमेरिका की कंपनियों में, वहाँ पे चाहे आप गूगल देख लीजिए, मेटा देख लीजिए या दूसरी, चाहे एक्स में थे अब तक, दूसरी तमाम कंपनियों को देख लीजिए, वो अमेरिकी ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। इस बात को जो कल रघुराम राजन है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि मतलब यहाँ के भारतीय स्टूडेंट वहाँ खप जाते हैं, खप जा रहे हैं, फिर जो कुछ है वो भारत आके यहाँ स्टार्टअप्स में ला रहे हैं और ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चाइना वाला मॉडल क्या है? चाइना का मॉडल ये है कि वो वहाँ से क्रिटिकल फील्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं और चीन में या तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ चीन की पोजीशनिंग को मजबूत कर रहे हैं, चाहे चीन के डिफेंस सेक्टर में, चाहे स्पेस सेक्टर में या ऐसी दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें वो आकर अपने वेंचर खड़े कर रहे हैं, जहाँ से खतरा किसको पैदा हो रहा है? अमेरिका के लिए। सर, एज ए एग्जाम्पल अगर हम अपने व्यूअर्स को समझाएं, टेस्ला वर्सेस BYD। टेस्ला वर्सेस BYD कर लीजिए, चीन का आप डिफेंस का देख लीजिए, चाहे 5th जनरेशन के हो या 6th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन्स का चीन ने उड़ा के दिखा दिया है। तो चीन की अमेरिका के साथ जो रस्साकशी या जो जंग है, एक कोल्ड वॉर जैसी रशिया के साथ या सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, जिसके साथ लंबे वक्त तक चली, 40-50 साल अमेरिका की चली, वैसा क्या कोल्ड वॉर चीन के साथ अमेरिका का शुरू हो चुका है। क्योंकि न सिर्फ बात डिफेंस सेक्टर की है, जहाँ पे चीनी वॉरशिप हों, चाहे ये जो एविएशन के प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे चीज़ें खिंची हुई हैं, बल्कि ट्रेड में भी चीज़ें, अमेरिका को लगता है कि पूरा का पूरा उसका जो कारोबार है वो चीन अपने हाथ लेकर चला गया है। जी जी जी। अमेरिका के ना गूगल चलता चीन में, ना गूगल मैप चलता, ना एक्स चलता। चीन ने अपने सारे सोशल मीडिया से लेकर अपने नेविगेशन तक सारे टूल्स, सारे प्लेटफॉर्म अपने खुद क्रिएट कर लिए हैं, इंडिजिनस। तो अब अमेरिका का जो सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं वो वहां वर्क नहीं कर रही। अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सब बेस बनाए हुए हैं चीन में, चीन में प्रोडक्ट बना रही हैं और बेच रही हैं कहाँ? अमेरिका। तो जिस चीज़ को लेके एप्पल ने जिस तरह से बेसिस चेंज किए, भारत में लगाए, और अब ट्रंप कह रहे हैं एप्पल के CEO कि साहब आप भारत बना के अमेरिका नहीं बेचोगे चीज़, 25% का टैरिफ देना पड़ेगा, यहीं लेके आओ कंपनी, यहीं बनाइए ताकि अमेरिका में नौकरियां पैदा हों। यहाँ ज़्यादा तो भारत का अमेरिका के साथ जो टकराव है ट्रेड को लेके ही है सिर्फ, नंबर 1। नंबर 2, वो उसका स्केल बहुत छोटा है। चीन और अमेरिका का टकराव केवल ट्रेड का नहीं है, हेजेमनी का टकराव है। एग्जैक्टली सर। दुनिया पे राज करेगा कौन? क्या अमेरिका के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज लद गए? जी, इस चीज का टकराव है। लेकिन ये चूंकि कहानी लंबी है, कभी टकराव की बात आपने कर दी सर, तो भारत भी बहुत जल्द पहुंचने वाला है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं, धीरे धीरे 3rd आएंगे, 2nd आएंगे, 1st आएंगे। लेकिन इंडिया देखिए भारत का रास्ता अभी बहुत लंबा है और उसकी वजह एक बड़ी ये है, भारत की आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है उसमें जाहिर तौर पर हमारी GDP तो बढ़ी है, लेकिन जो बात बार बार क्रिटिक्स कहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को अगर हटा भी तब भी ये एक चीज़ है जहां हमको काम करने की अगले कई साल तक जरूरत है। और वो है अभी गरीबी को भी इरेडिकेट करना है, अभी पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है, स्किल्स देने हैं और फिर हर आदमी को रोजगार देना है।